हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जीव जगत का वर्गीकरण। तो पहला वीडियो गया जीव जगत का वर्गीकरण, कौन सा साइंटिस्ट कैसे जीवों को कैसे कैसे बांटा, कितने जगत पद्धति आया। तो 5 जगत पद्धति पढ़ रहे थे, किसका? आर.एच. विटेकर का। उसमें से पहला जगत है मोनेरा जगत, और ये क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो पहला वीडियो आया था वर्गीकरण के बारे में, दूसरा वीडियो आया था मोनेरा जगत के बारे में। तो मोनेरा जगत क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो, यानी कि दूसरा जगत। कौन सा जगत? दूसरा जगत। मोनेरा के बाद कौन सा जगत था? प्रोटिस्टा जगत। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं? प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम मोनेरा जगत में सारा कुछ डिटेल से पढ़े, वैसे वैसे हम सारा जगत पढ़ेंगे। तो आज पढ़ना है प्रोटिस्टा जगत के बारे में। कौन से जगत के बारे में? प्रोटिस्टा जगत के बारे में। तो याद कीजिए कि मोनेरा जगत कैसा कोशिका था? प्रोकैरियोटिक कोशिका था और एक कोशिकीय कोशिका था। लेकिन प्रोटिस्टा जगत कैसा है? एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है। ध्यान देने वाली बात, एक कोशिकीय है लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया क्या था? मोनेरा क्या था? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक था। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है। वो पूर्ण विकसित नहीं था, वो पूर्ण विकसित कोशिका नहीं था, लेकिन ये पूर्ण विकसित कोशिका, इसमें केंद्रक भी होगा, कोशिका झिल्ली भी होगा, कोशिकांग भी होगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, सही तरीके से इसमें लैंगिक जनन भी होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इसके पहले वाला जगत था मोनेरा जगत, वो एक कोशिकीय था और प्रोकैरियोटिक था। लेकिन प्रोटिस्टा जगत में जितना भी जीव आएगा, ये एक कोशिकीय है लेकिन यूकैरियोटिक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जितना भी जीव है और वो जिस कोशिका से बना हुआ है, वो कोशिका पूरी तरह से विकसित है। क्यों? क्योंकि विकसित कोशिका यूकैरियोटिक होता है। तो ये कौन से कोशिका का बना हुआ है? यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। क्लियर है? आगे देखिए, इसका निवास स्थान। निवास स्थान मतलब कहाँ रहता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो भी जीव आता है वो कहाँ रहता है? मुख्य रूप से जलीय स्थानों में। कहाँ रहता है? जलीय आवासों में। जहां पर भी जल होता है वहां पे पाया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है? जैसे मोनेरा जगत के अंतर्गत सिर्फ क्या आता था? बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आता था? बैक्टीरिया। लेकिन पूछेगा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंदर क्राइसोफाइटा आता है, डाइनोफ्लेजलेट आता है, यूग्लिनोइड आता है, अवपंक कवक आता है और प्रोटोजोवा आता है। तो ये किसके अंतर्गत हो गया? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और इस सब पांचों को डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा जगत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि प्रोटिस्टा को पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटा। इस प्रोटिस्टा जगत को पोषण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पहले वाले भाग का नाम है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, यानी कि वैसा प्रोटिस्टा जो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी करता हो, उसको प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा बोलेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत क्राइसोफाइट पढ़ेंगे, डाइनोफ्लेजलेट पढ़ेंगे और यूग्लिनोइड पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर दूसरा देखेंगे मृतजीवी प्रोटिस्टा। मृतजीवी प्रोटिस्टा कहने का मतलब जो सड़े गले पदार्थों के अथवा मरे हुए पदार्थों पर उगता है, मृतजीवी प्रोटिस्टा। उसके अंतर्गत आएगा अवपंक कवक। ठीक है। फिर पढ़ेंगे परजीवी प्रोटिस्टा, मतलब जो दूसरे जीव पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता हो, परजीवी। तो वैसा प्रोटिस्टा को क्या बोलेंगे? परजीवी प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? प्रोटोजोवा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोटोजोवा। तो वही पांचों है। इसके अंतर्गत 5 चीज आता है: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोवा। तो इसके अंतर्गत 5 चीज आ रहा है। लेकिन मोनेरा जगत में सिर्फ एक चीज था, बैक्टीरिया। और इस पांचों जगत को भी पोषण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में।
एक वैसा प्रोटिस्टा है जो प्रकाश संश्लेषी है, इसमें 3 गो है। कितना समूह है? 3 समूह। क्राइसोफाइटा भी प्रकाश संश्लेषी है, डाइनोफ्लेजलेट भी प्रकाश संश्लेषी है और यूग्लिनोइड भी प्रकाश संश्लेषी है। लेकिन अवपंक कवक क्या है? मृतजीवी प्रोटिस्टा। और प्रोटोजोवा क्या है? परजीवी प्रोटिस्टा। तो इस प्रकार से हम एक एक करके क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे। तो अभी क्या बताए हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आता है। इसके अंतर्गत जो भी जीव को रखा गया है, उस जीव का कोशिका पूर्ण तरह से विकसित होता है। उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक होगा, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है, उसमें कोशिकांग होगा और उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, समसूत्री विभाजन भी होगा, लैंगिक जनन अच्छे तरीके से होगा। ये सब किसका गुण है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव का गुण है। फिर बोले इसका निवास स्थान क्या है? जलीय अवस्था, जल में रहने वाला है ये। प्रोटिस्टा कहाँ रहता है? जल में। फिर बताए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवा। इस प्रकार से पांचों को क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए। अभी अभी बताए कि पूरे प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांटा गया है: प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, मृतजीवी प्रोटिस्टा और परजीवी प्रोटिस्टा। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, मतलब ये इसको पोषण के आधार पर बांटा गया। इसके अंतर्गत 3 प्रोटिस्टा आता है, एक आता है क्राइसोफाइट, एक आता है डाइनोफ्लेजलेट और एक आता है यूग्लिनोइड। तो ये तीनों को क्या किए, हम रिलेट करके लिख दिए। एक है क्राइसोफाइट, दूसरा है डाइनोफ्लेजलेट और तीसरा है यूग्लिनोइड। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसमें देखिए सारा पॉइंट क्या क्लियर करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सा उदाहरण होता है, इसका निवास स्थान क्या है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, इसका पोषण क्या है, इसमें कौन सा जनन होता है, इसका संरचना क्या होता है, इसका कोशिका भित्ति क्या होता है, इसका क्या उपयोगिता है, कौन कैसे बना होता है। ठीक है, तो सारा जानकारी हम लेने वाले हैं सारे पॉइंट में, ठीक है, सभी में, क्राइसोफाइट में भी, डाइनोफ्लेजलेट में भी और यूग्निलोइड में भी। तो ये रिलेट करने का एक तरीका है और ऐसे करके अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। कैसे? सब में हमको अंतर पता चल पाता है। जैसे पढ़ा देंगे, ये सब पढ़ा देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा क्राइसोफाइट है उसमें वो कौन सा उदाहरण आता है। इसका उदाहरण है डायएटम तथा सुनहरे शैवाल। तो ये जो दो नाम दिख रहा है डायएटम तथा सुनहरे शैवाल, ये किसका उदाहरण है? क्राइसोफाइटा का उदाहरण है। इधर देखिए डाइनोफ्लेजलेट का उदाहरण क्या है? लाल डाइनोफ्लेजलेट यानी कि गोनियोलैक्स, ये किसका उदाहरण है? डाइनोफ्लेजलेट का। और पूछेगा यूग्लिना का उदाहरण क्या है, यूग्लिनोइड का उदाहरण क्या है, तो बोल देना है यूग्लिना है। यूग्लिनोइड का उदाहरण क्या है? यूग्लिना है। तो सारा उदाहरण वाला पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्राइसोफाइट का उदाहरण डायटम सुनहरा शैवाल, डाइनोफ्लेजलेट का उदाहरण लाल डाइनोफ्लेजलेट गोनियोलैक्स, यूग्लिनोइड का उदाहरण यूग्लिना। इसी प्रकार से हम क्या करते जाएंगे, सारा पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। तो ये देखिए अंतर पता चल रहा है कि नहीं, हम ऐसे करके क्या लिखें, बिल्कुल पता चल रहा हो। आगे देखिए हम सब में देखेंगे निवास स्थान, सब में क्या देखेंगे? निवास स्थान। तो सबसे पहले देखिए क्राइसोफाइटा का निवास स्थान स्वच्छ जल तथा लवणीय होता है। डाइनोफ्लेजलेट का निवास स्थान समुद्री होता है। यूग्लिनोइड का निवास स्थान स्वच्छ जल होता है लेकिन रुका हुआ पानी में, स्वच्छ जल लेकिन रुका हुआ पानी में। तो ये क्या हो गया, इसका निवास स्थान भी सबका खत्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए वर्णक के बारे में जानेंगे। क्राइसोफाइटा में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। डाइनोफ्लेजलेट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य वर्णक भी होते हैं। यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए भी होता है और बी भी होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है और बी भी होता है। ठीक है, तो इससे अंतर क्या समझ में आया कि क्राइसोफाइटा में क्लोरोफिल ए होगा, डाइनोफ्लेजलेट में क्लोरोफिल ए तथा कुछ अन्य वर्णक भी होगा, आगे बताएंगे, और यूग्लिनोइड में क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल बी भी होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे करके रिलेट करके लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब तो बता ही चुके हैं कि इसको पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटा।
तो ये तीनों का तीनों कैसा है, प्रकाश संश्लेषी है, तो देख लीजिए वही होगा। पोषण, ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, लेकिन युगलीना में ये थोड़ा सा परपोषी भी हो जाता है। कैसा हो जाता है, परपोषी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इधर समझिए। जब युगलीना को प्रकाश मिलता है, यानी कि प्रकाश जब उपलब्ध रहता है तो इसको पास क्लोरोफिल ए है, तो जब क्लोरोफिल ए है और प्रकाश भी उपस्थित है तो ये किसके तरह बिहेवियर करेगा, प्रकाश संश्लेषी की स्वपोषी की तरह से, ठीक है। तो ये अपना सूर्य प्रकाश द्वारा भोजन बना लेगा। लेकिन जब प्रकाश ना हो तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे जीव को मार के खाएगा, किसी दूसरे जीव को मार के खाएगा। कौन करता है ये काम, युगलीना करता है सिर्फ, और ये तीनों में से कोई नहीं करता है, ठीक है। ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है, और ये भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, और प्रकाश नहीं होता है तो परपोषी, किसी दूसरे जीव को मार के खाता है। कितना भयानक जीव है ये, ठीक है। आगे देखिए, जनन, सब में अलैंगिक जनन होता है। क्राइसोफाइटा में भी अलैंगिक जनन, डाइनोफ्लेजलेट में भी अलैंगिक जनन और द्वि विखंडन द्वारा, ठीक है। और यूग्लिनोइड में भी अलैंगिक जनन ही होता है, लंबवत द्वि विखंडन, मतलब द्वि विखंडन होता है लंबा लंबी, ठीक है, बीच बीच नहीं होता। ओके, आगे देखिए संरचना के बारे में। इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, क्राइसोफाइटा की संरचना में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो सोचिए, जब इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता तो ये गति कैसे करेगा, तो ये अत्यंत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो ये पानी के बहाव के साथ बहता है, पानी के बहाव के साथ बहता है। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है। इन दोनों के पास फ्लैजिला होता है, इन दोनों के पास फ्लैजिला होता है। डाइनोफ्लैजिलेट में भी दो फ्लैजिला और यूग्लिनोइड में भी दो फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट के दोनों फ्लैजिले को क्या कहते हैं, एक फ्लैजिला होता है लंबवत और एक होता है अनुप्रस्थ, और यूग्लिनोइड में दो फ्लैजिला होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, कोशिका भित्ति। सबका क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति देखेंगे। क्राइसोफाइटा में जो भी होता है कोशिका भित्ति, वो साबुनदानी की तरह होता है और उसमें सिलिका धसा होता है। क्या धसा होता है, सिलिका। अगर बात करें डाइनोफ्लेजलेट की, तो इसमें जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज की कड़ी पट्टी होता है। कैसा कोशिका भित्ति होता है, सेल्यूलोज का कड़ा पट्टी। और बात करें यूग्लिनोइड की, यूग्लिना की, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। इसके जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है। इसके जगह पर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पाया जाता है जिसे पेलिकिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पेलिकिल कहते हैं। तो इसमें भी कोशिका भित्ति है, उसके अंदर सिलिका धसा हुआ है। इसमें भी कोशिका भित्ति है, ये सेल्यूलोज का कड़ा पट्टी है। लेकिन यूग्लिनोइड में कोशिका भित्ति नहीं है, उसके जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ है, उसी को क्या बोलते हैं, पेलिकिल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे देखिए, अगर डाइएटम, इसमें उदाहरण क्या था, डाइएटम। तो डाइएटम जब मर जाता है तो डाइएटमी मृदा बनाता है। डाइएटम जब मर जाता है तो क्या बनाता है, डाइएटमी मृदा, और ये कण नुमा होता है, एकदम बालू जैसा कण कण होता है ना, वैसा होता है, ठीक है। तो सोचिए ये डाइएटम मृदा बन जाता है, ओके। डाइनोफ्लेजलेट के बारे में बताते हैं कि ये समुद्र में बहुत ज्यादा वृद्धि करता है, और उदाहरण में लिखा है लाल डाइनोफ्लेजलेट और गोनियोलैक्स। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है, और इसके अंदर क्या होता है, विष बनता है। इसके अंदर क्या बनता है, विष। और इसके विष के कारण क्या होता है, बहुत सारी मछलियां या समुद्री जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, और पूरा समुद्र लाल लाल हो जाता है। पूरा समुद्र क्या हो जाता है, लाल लाल। आगे देखिए, अगर यूग्लिना की बात करें तो इसे जंतु तथा पादप के बीच का कड़ी माना जाता है। यूग्लिना को जंतु तथा पादप के बीच का कड़ी माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये पादप की तरह भी स्वभाव दिखाता है और जंतु की तरह भी स्वभाव दिखाता है। देखिए कैसे, जब इसको प्रकाश मिलेगा तो ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बन जाएगा, मतलब पेड़ पौधा के जैसा, और जब इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो परपोषी के तरह अपनाएगा, परपोषी करेगा, यानी कि जीव जंतुओं के जैसा। इसलिए युग्लिना को जंतु तथा पादप के बीच का क्या माना जाता है, कड़ी माना जाता है। आगे देखिए, और ये जो डाइएटमी मृदा बनता है उसका उपयोग क्या करते हैं,
पॉलिश करने में या तेल या सिरफ के निस्यंदन में, छानने में। और यही जो है समुद्र के मुख्य उत्पादक है। समुद्र के मुख्य उत्पादक क्या है? डाइटमी मृदा है। डाइटम जब मर जाते हैं तो बहुत सारा डाइटमी मृदा बनता है और वो कण नुमा होता है, बालू जैसा होता है। तो उसका प्रयोग हम लोग पॉलिशिंग करने में करते हैं या तो तेल या सिरफ के निस्यंदन छानने में मदद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और ये जो है समुद्र के मुख्य उत्पादक है। डाइटमी मृदा समुद्र का क्या है? मुख्य उत्पादक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सभी में एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर किया। एक बार इसको अच्छे से उतारिए और हम फिर समझाते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम तीनों में रिलेट करके बता दिए कि अगर क्राइसोफाइटा है तो उसमें कौन कौन उदाहरण है, अगर डाइनोफ्लेजलेट है तो उसमें कौन कौन सा उदाहरण है, अगर यूग्लिनोइड है तो उसमें कौन कौन सा उदाहरण है, बता दिए। ठीक है, तो सारा का सारा पॉइंट क्लियर किए कि कौन सा जीव कहाँ पाया जाता है, किसका कोशिका भित्ति क्या होता है, किसका संरचना क्या होता है, किसमें कौन सा पोषण होता है, कौन सा जनन करता है, सारा कुछ डिटेल से बता दिए हैं और लाइन बाय लाइन अंतर करके बताएं, तो ये और अच्छे से समझ में आया होगा। अब सिर्फ इसका फोटो बचा हुआ है। संरचना मतलब फोटो बचाओ कि कैसा दिखता है, क्राइसोफाइट कैसा दिखता है, डाइनोफ्लेजलेट कैसा दिखता है, यूग्लिनोइड कैसा दिखता है, दिखाओ। तो दिखाते हैं और इतना सारे पॉइंट को पहले उतार लीजिए अच्छे से, अब फोटो भी बनाते हैं। अब सबका संरचना भी देख लीजिए। क्राइसोफाइटा के अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आता है। डाइनोफ्लेजलेट के अंतर्गत लाल डाइनोफ्लेजलेट यानी कि गोनियोलेक्स आता है और यूग्लिनोइड के अंतर्गत यूग्लिना आता है। तो हमने क्या किया, सारा का सबका फोटो बना दिया। अभी अभी बताए थे कि डाइटम का कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? साबुनदानी की तरह। देखिए लग रहा है कि नहीं साबुनदानी की तरह? हाँ लग रहा है। और बोले थे कि इसके कोशिका भित्ति में सिलिका धसा होता है। क्या धसा होता है? सिलिका। तो ये लाल लाल से जो भी बना हुआ है वो सिलिका है। वो क्या है? सिलिका है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? साबुनदानी के जैसा। इसके अंदर में क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। ये किसका फोटो हो गया? डाइटम का फोटो हो गया। ओके, आगे देखिए डाइनोफ्लेजलेट। अगला फोटो किसका दिखा रहे हैं? डाइनोफ्लेजलेट यानी कि लाल डाइनोफ्लेजलेट या गोनियोलेक्स के बारे में। तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है और बोले थे कि इसका जो कोशिका भित्ति होता है, ये है कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति। और इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। क्लियर है? और ये भी बोले थे कि डाइटम के पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। डाइनोफ्लेजलेट के पास 2 फ्लैजिला पाया जाता है। उसमें से भी एक फ्लैजिला को लंबवत फ्लैजिला बोलते हैं और दूसरे फ्लैजिला को अनुप्रस्थ फ्लैजिला बोलते हैं। मतलब एक है अनुप्रस्थ फ्लैजिला और एक है लंबवत फ्लैजिला। तो कितना फ्लैजिला हुआ? 2 फ्लैजिला। खत्म। यूग्लिनोइड में यूग्लिना आता है और ये रहा यूग्लिना का फोटो। किसका फोटो? यूग्लिना का। और बोले थे इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यूग्लिनोइड में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, उसके जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसे पेलिकिल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेलिकिल कहते हैं। और यूग्लिना में भी 2 फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला छोटा होता है, एक फ्लैजिला क्या होता है? छोटा, तथा दूसरा फ्लैजिला बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जो भी था, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी प्रोटिस्टा, उसमें से क्राइसोफाइटा भी पढ़ लिए, डाइनोफ्लेजलेट भी पढ़ लिए और यूग्लिनोइड भी पढ़ लिए। अब कौन सा बचा हुआ है? पोषण के आधार पर 3 भागों में था, तो पहला भाग खत्म हो गया है। अब पढ़ेंगे दूसरा वाला भाग। ठीक है, इसको भी बना लीजिए फोटो आप लोग भी। आगे दूसरा आधार है मृतजीवी प्रोटिस्टा। कौन सा प्रोटिस्टा? मृतजीवी प्रोटिस्टा। और बोले थे इसके अंतर्गत अपवंक कवक आता है। कौन सा कवक आता है? अपवंक कवक। अच्छा, इसमें लास्ट में कवक लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये कवक जगत है, कवक जगत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? देखिए बताते हैं। यह एक प्रोटिस्टा है लेकिन कवक के जैसा लगता है। इसका मतलब ये जो नाम आपको अभी दिख रहा है अवपंक कवक, ये कवक नहीं है। क्या है? यह एक प्रोटिस्टा है।
इसीलिए तो इसको प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यह कवक के जैसा लगता है, इसीलिए इस प्रोटिस्टा का नाम क्या है? अवपंक कवक है। इसको इंग्लिश में स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, छोड़ दीजिए। इसका निवास स्थान क्या होता है? सड़ी हुई पत्ता या टहनी, सड़ी हुई पत्ता या टहनी, टहनी जो भी सड़ा हुआ है या पत्ता जो भी सड़ा हुआ है उसके ऊपर ये वाला प्रोटिस्टा वृद्धि करता है, निवास स्थान होता है। उसका पोषण क्या होता है? मृत जीवी। अब ये भी क्या होता है? मृत जीवी प्रोटिस्टा है। अवपंक कवक कैसा प्रोटिस्टा है? मृत जीवी प्रोटिस्टा है, तो इसका पोषण भी क्या होगा? मृत जीवी। ये जनन कैसा करता है? अलैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, ठीक। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, अवपंक कवक में कोशिका भित्ति नहीं होता। इसमें वर्णक भी नहीं होता, यानी कि क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता। सोचिए जब क्लोरोफिल पाया जाता तो ये प्रकाश संश्लेषी स्वकोशी हो जाता। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये क्या है? मृत जीवी है। इसलिए क्या है? मृत जीवी है। आगे देखिए, ये अनुकूल परिस्थिति में समूह बनाकर रहता है। कौन? अवपंक कवक जब अनुकूल परिस्थिति है, अच्छा परिस्थिति है, रहने लायक, तो क्या करेगा? समूह बनाकर रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। आगे देखिए, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है, अच्छा परिस्थिति नहीं है, रहने लायक नहीं है, खाना नहीं बचा है, इस प्रकार से परिस्थिति, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? ये बिखर जाता है और सिरा के ऊपर फलनकाय बनाता है और उस पर क्या बनाता है? बीजाणु। सिरा के ऊपर फलनकाय बनाता है और उस पर क्या बनाता है? बीजाणु। और इसका जो बीजाणु होता है, उस बीजाणु का परिक्षेपण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझ भी लीजिए। इसका निवास स्थान होता है सड़ा हुआ पत्ता। ये मान लीजिए सड़ा हुआ पत्ता है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन वृद्धि करता है? अवपंक कवक। कौन वृद्धि करता है? अवपंक कवक। और जब ये अच्छा कंडीशन है तो ये समूह बनाकर रहेगा। कैसे रहेगा? समूह बनाकर। और इस समूह बनाकर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? ओके। लेकिन जब खराब कंडीशन हो तब क्या करता है? ये बिखर जाता है। ये क्या होता है? बिखर जाता है, अलग अलग बिखर जाता है। और इस सिरा पर क्या बनाता है? फलनकाय। ये क्या बनाता है? इस प्रकार से फलनकाय बनाता है और इस फलनकाय के ऊपर बीजाणु बनाता है। इस फलनकाय के ऊपर क्या बनाता है? बीजाणु बनाता है। और सोचिए कि ये बीजाणु हवा से गिर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका परिक्षेपण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। और जब ये बीजाणु गिर जाएगा तो फिर से एक अवपंक कवक बना देगा, फिर से ये बीजाणु गिरेगा, फिर से एक अवपंक कवक बना देगा। और जब ये सब समूह में मिल जाएगा, अच्छा कंडीशन मिलेगा, तो फिर उसको क्या बोल देंगे? प्लाज्मोडियम बोल देंगे। तो अवपंक कवक में सिर्फ इतना ही जानना है बस। अवपंक कवक कवक नहीं है, क्या है? ये प्रोटिस्टा है, लेकिन ये लगता है किसकी तरह? कवक की तरह, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अवपंक कवक पड़ा। इसका निवास स्थान सड़ा हुआ पत्ता या सड़ा हुआ टहनी के ऊपर होता है। इसमें पोषण कैसा होता है? मृत जीवी। और इसका जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए तो ये मृत जीवी है, ठीक है। अनुकूल परिस्थिति में ये समूह बनाकर रहता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो ये बिखर जाता है और अपने फलनकाय के ऊपर क्या बनाता है? बीजाणु बनाता है। और इसका बीजाणु हवा के कारण परिक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर उस बीजाणु से एक नया अवपंक कवक बन जाता है। इसी प्रकार से इसका साइकिल, इसका चक्र चलते रहता है। तो ये दूसरा भी क्या हो गया? मृत जीवी भी क्या हो गया? मृत जीवी प्रोटिस्टा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कौन बचा हुआ है? कौन बचा हुआ है? परजीवी प्रोटिस्टा। कौन प्रोटिस्टा? परजीवी प्रोटिस्टा। और उसके अंतर्गत क्या आता है? प्रोटोजोवा आता है। तो इसको भी उतारिए। अब तीसरा पढ़ते हैं। आगे बचा हुआ है परजीवी प्रोटिस्टा। आगे क्या बचा हुआ है? परजीवी प्रोटिस्टा। तो परजीवी प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? प्रोटोजोवा आता है। परजीवी प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आता है? प्रोटोजोवा। तो देखिए इसके बारे में, यह परजीवी के रूप में रहता है। प्रोटोजोवा किसके रूप में रहता है? परजीवी के रूप में। इसके पास भी वर्णक नहीं पाया जाता है, इसके पास भी कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अच्छा, इसका पोषण क्या होता है? परपोषी होता है। परजीवी प्रोटिस्टा कहने का मतलब क्या हुआ? परजीवी मतलब परपोषी ही हुआ। परपोषी तीन प्रकार के होता है, मृत जीवी, परजीवी और सहजीवी, ठीक है। तो ये कौन सा है? परजीवी है, मतलब क्या है? परपोषी है। इसका निवास स्थान क्या होता है? साफ पानी, समुद्री जल या परजीवी के रूप में। ये साफ पानी में भी हो सकता है,
और समुद्री पानी में भी हो सकता है और परजीवी के रूप में शरीर के बाहर तथा शरीर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, गतिकीय संरचना के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। गतिकीय संरचना के आधार पर प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। गतिकीय संरचना कहने का मतलब क्या? वैसी संरचना जो गति प्रदान करता हो, वैसा संरचना जो गति प्रदान करता हो। तो प्रोटोजोआ में गतिकीय संरचना के आधार पर प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। एक का नाम है अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरे का नाम है सीलिया प्रोटोजोआ, तीसरे का नाम है पक्षमाभी प्रोटोजोआ और चौथे का नाम है स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अमीबीय प्रोटोजोआ मतलब इसके अंतर्गत अमीबा आएगा और एक और आता है एंटामोएबा परजीवी आता है। तो इसके पास गतिकीय संरचना क्या होता है? कुटपाद। इसके पास गतिकीय संरचना क्या होता है? कुटपाद। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए, सीलिया या इसी को बोलते हैं कसाभी प्रोटोजोआ। तो इसके पास गतिकीय संरचना के रूप में क्या होता है? सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। तीसरा देखिए, पक्षमाभी फ्लैजिला। तो पक्षमाभी फ्लैजिला, पक्षमाभी या फ्लैजिला प्रोटोजोआ क्या होता है? जिसके पास गतिकीय संरचना के रूप में क्या पाया जाता हो? फ्लैजिला पाया जाता हो। और चौथा देखिए, स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ। ये एकमात्र ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास गतिकीय संरचना नहीं होता है। इसके पास कूटपाद होता है, इसके पास सीलिया होता है, इसके पास पक्षमाभी होता है, लेकिन स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ के पास कोई भी गतिकीय संरचना नहीं होता है, इसमें अनुपस्थित होता है गतिकीय संरचना। ठीक है, ओके, आगे देखिए। तो अमीबा का फोटो देखे होंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है कूटपाद। यही क्या है? कूटपाद है। ठीक, ओके। सीलिया, तो इसमें उदाहरण क्या क्या हो गया? अमीबा और पैरामीशियम हो गया। ठीक है, और सीलिया प्रोटोजोआ में उदाहरण क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। इसका उदाहरण क्या है? पैरामीशियम। तो पूछेगा पैरामीशियम क्या है, तो बोल देना है सीलिया प्रोटोजोआ है। कैसा प्रोटोजोआ है? सीलिया प्रोटोजोआ है। ठीक है, आगे देखिए। तो पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है और इसके चारों ओर क्या लगा होता है? सीलिया लगा होता है। और इसका एक जो नली होता है बाहर की ओर खुलता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, और अमीबा में 2 केंद्रक पाया जाता है। कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि वैसा कुछ ऐसा जीव होता है जिसके पास 2 केंद्रक होता है। 2 केंद्रक वाले जीव का नाम पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम के पास 2 केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक को कायिक केंद्रक बोलते हैं और छोटा केंद्रक को जनन केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तीसरा में क्या है? फ्लैजिला प्रोटोजोआ या पक्षमाभी प्रोटोजोआ इसी को बोलते हैं। तो इसके पास गतिकीय संरचना के रूप में फ्लैजिला होता है। उदाहरण में क्या है? ट्रिपैनोसोमा। उदाहरण में क्या है? ट्रिपैनोसोमा। यह एक ऐसा परजीवी है जो निद्रालु व्याधि नामक रोग का कारण है। कौन से बीमारी का? निद्रालु व्याधि मतलब स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग का बीमारी का ये कारण है। ऐसा परजीवी है ये। कौन सा परजीवी है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, चौथा देखिए, स्पोरोजोआन प्रोटोजोआ। इसके पास गतिकीय संरचना नहीं होता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी प्रजाति है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी प्रजाति है। जी हाँ, सही सुना आपने कि प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी प्रजाति है। इसका कहने का मतलब कि मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रोटोजोआ के भी क्या होता है? समाप्त होता है। तो प्रोटोजोआ को 3 भागों में बांटे थे। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। अगर प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी प्रोटोजोआ है तो उसमें 3 प्रोटोजोआ आता था। क्या क्या? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्निलॉइड। ठीक है, फिर दूसरा पढ़े मृतजीवी प्रोटिस्टा, उसके अंतर्गत अपपंक कवक आया था। ठीक है, फिर तीसरा पढ़े परजीवी प्रोटिस्टा। तो परजीवी प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आया? प्रोटोजोआ आया। तो इसका कहने का मतलब प्रोटिस्टा में कितना चीज था? 5 चीज पढ़ना था। कौन कौन? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड। ये तीनों एक साथ पढ़े। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या था? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी प्रोटोजोआ था। अगला चौथा जो पढ़ना था अपपंक कवक, वो क्या था? मृतजीवी प्रोटिस्टा था। अगला जो 5वां पढ़े हैं प्रोटोजोआ, तो ये क्या था? परजीवी प्रोटिस्टा था। तो परजीवी प्रोटिस्टा में कौन आता है? प्रोटोजोआ आता है। तो इस प्रकार से कितना चीज पढ़े? 5 चीज। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड्स यानी कि अपपंक कवक और प्रोटोजोआ। तो
इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, समाप्त होता है। मेनली हमको क्या समझ में आया कि मोनेरा जगत में जो भी जीव था वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक था, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितना भी जीव आया वो एक कोशिकीय था, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक नहीं था। बस सिंपल सी बात है। तो आपका मोनेरा जगत पहले ही खत्म हो चुका है और आज क्या खत्म हो गया है, प्रोटिस्टा जगत खत्म हो गया है। तो बोले थे इस चैप्टर में कितना जगत पढ़ना है, 3 ही जगत पढ़ना है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत। तो अगला जो वीडियो आएगा कौन से जगत पे आएगा, कवक जगत पे आएगा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।